हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली, चैप्टर 1 हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। थोड़ा सा फियरफुल कंसिडर करते हैं स्टूडेंट्स इसको, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी है। बट हर चीज़ जो हिस्ट्री के अंदर स्पेशली जो जितनी ज़्यादा आप लोग जिसको लेंथी समझोगे ना, उतना ही उसके अंदर लेयर्स हैं स्टोरी के अंदर, जो स्टोरी अपने को याद रह सकती है। यूनिफिकेशन ऑफ इटली को भी एक स्टोरी की तरह ही याद रखने की कोशिश करेंगे हम लोग। सिंपल सा तरीका है इसके अंदर भी, जैसे हमने पीछे जर्मनी का यूनिफिकेशन कंप्लीट स्टडी किया था रिवाइज करने के लिए, उसी तरह से इधर भी अब होता क्या है कि इसमें इटली के यूनिफिकेशन के अंदर हम लोग यहाँ पे भी कुछ की इवेंट्स, क्रोनोलॉजी और जो मेन इधर पर्सनैलिटीज़ हैं उनकी बात करेंगे। इटली के अंदर एक स्पेशल पॉइंट एक ये भी होगा कि हम लोग बात करेंगे कि इटली पहले कैसा दिखता था। जर्मनी वाले केस में हम लोगों ने पहले बात कर ली थी कि जर्मनी जो था उस नाम का कोई देश था ही नहीं। सिमिलरली इटली जो था, जो हम लोग करंटली इटली देखते हैं वर्ल्ड मैप के अंदर, वो उस टाइम पे डिवाइडेड था 7 स्टेट्स के अंदर। और इन 7 स्टेट्स के अंदर इसको जो डिवाइड किया गया था ओरिजिनली, इन 7 स्टेट्स में से सिर्फ एक सार्डिनिया पाइडमोंट नाम की जो जगह थी, वहां पे इटली का इटालियन स्पीकिंग ट्रेडिशनल जो प्रिंसली स्टेट था वो राज करता था। तो आपको याद क्या रखना है, एक पॉइंट तो इटली की पहले क्या कंडीशन थी। पहले की कंडीशन हम लोगों ने इधर सिंपल सी चीज इधर लिखी है, आपने जहां से भी पढ़ा है, आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर भी होगा ये चीज, कि इटली में 7 स्टेट्स और इन 7 स्टेट्स के अंदर से सार्डिनिया पाइडमोंट नाम की जो जगह थी, उस जगह पे राज करते थे इटली का ट्रेडिशनल हाउस। और उसके अलावा जो बाकी की जगह थी, उन जगहों पे अलग अलग बटा हुआ था इटली, मतलब इटली स्पीकिंग इटालियन स्पीकिंग जो पॉपुलेशन थी वो बटी हुई थी अलग अलग किंग्स और किंगडम्स के अंदर। अब बात यह है कि उसको भी अगर ज्योग्राफिकली कंसीडर किया जाए तो नॉर्दर्न इटली जो था, इट वाज रूल्ड बाय ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग्स। सेंट्रल इटली के ऊपर पेपल स्टेट्स का, पेपल स्टेट्स मतलब अंडर पोप, कि जो क्रिश्चियनिटी के अंदर चर्च में जो हम लोग कहते हैं कि चर्च का सबसे बड़ा रिलीजियस फिगर जो हुआ उसको बोलते हैं कि पोप, और पोप की अथॉरिटी में था ये सेंट्रल इटली। नेक्स्ट उसके अलावा सदर्न इटली वाज अंडर बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन। सिंपल है, अभी तक हमने बस इतना पढ़ा है कि जो डिवाइडेड इटली था, इटालियन स्पीकिंग पॉपुलेशन जब डिवाइडेड थी तो वो किस तरह से बटी हुई थी। एक्चुअली ये 7 स्टेट्स में बटी हुई थी, जिसमें से सिर्फ एक के ऊपर, सार्डिनिया पाइडमोंट के ऊपर, ट्रेडिशनल जो प्रिंसली स्टेट था उसका राज था इटालियन स्पीकिंग प्रिंसली स्टेट का। उसके अलावा अगर ज्योग्राफिकली इसको देखा जाए तो नॉर्थ के जो इटली के किंगडम्स थे, नॉर्थन इटली जो था उसके ऊपर राज किसका था, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर का। मिडिल वाले इटली के ऊपर राज था पोप का, पेपल स्टेट्स बोलते थे उनको। और जो साउथ के अंदर थे उनके ऊपर स्पेन वालों का राज था। ठीक है, याद रख सकते हैं इतनी सी चीज। अगला, अब जहां से हमने जर्मनी के अंदर पढ़ा था, ठीक उसी तरह से यहाँ पे इटली को यूनिफिकेशन करने के लिए भी हम लोग कहते हैं कि इटली का यूनिफाई करने के लिए फेल्ड अटेम्प्ट कब लिए गए। तो एक तो मजीनी का नाम आता है, गुसिपी मजीनी इन 1831 वुड ट्राई टू यूनाइट इटली। इसके लिए एक रेवोल्यूशन प्लान करेगा, बट अल्टीमेटली वो फेल हो गया। एक तो 1831 में फेल हुए, दूसरा 1848 में जो लिबरल रेवोल्यूशन पूरे यूरोप में आए थे उनमें इटली में भी आए थे, तो इटली में फेलियर हुआ उनका। याद रह सकते इतनी सी चीज। अगली बात अगर हम लोग बात करें तो अब एक्चुअल यूनिफिकेशन जो था वो कौन कंप्लीट करेगा। हमने बात की थी अभी कि जो सार्डिनिया पाइडमोंट के अंदर इसका जो रूलर है विक्टर इमैनुअल II, सार्डिनिया पाइडमोंट के अंदर इटली का ट्रेडिशनल हाउस जो है वो राज कर रहा था, और ट्रेडिशनल हाउस में उधर राजा का नाम है विक्टर इमैनुअल II। विक्टर इमैनुअल II इनको लीड करेगा कि मुझे इटली का एक यूनिफाइड वर्जन चाहिए। अब इटालियन स्पीकिंग पॉपुलेशन को वो एक देश में बांधना चाहता है, एक देश की तरह बनाना चाहता है। तो उसके लिए अब ये ट्राई करेगा। ये इसके साथ, अब देखो अकेले राजा जो है वो तो संभाल नहीं सकता ये काम, जैसे हमने जर्मनी के अंदर भी पढ़ा था। विक्टर इमैनुअल II यहाँ पे इटली का राजा, सार्डिनिया पाइडमोंट का राजा, जो ये किंग जो है ये अब जिम्मेदारी देगा किसको, वो अपने इस काम की जिम्मेदारी देगा कैवोर को, काउंट डी कैवोर। इटालियन यूनिफिकेशन का आर्किटेक्ट ये है। कैवोर जो था इसको ये जिम्मेदारी देगा कि आप इसको इटली को यूनाइट करने की कोशिश करोगे, और कैवोर अब एक मूवमेंट लीड करेगा, एक तरह से कह सकते हैं कि इटली को यूनिफाई करने का। लेकिन कैवोर कोई रेवोल्यूशनरी नहीं था, ना ही वो कोई कह सकते हैं कि डेमोक्रेट या फिर पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा रेवोल्यूशन चाहता था, नहीं।
वो अपने किंग के ऑर्डर फॉलो कर रहा है, खुद एक एलिट रिच क्लास से आता था, मेंबर ऑफ रिच एलिट क्लास, काउंट डी कैवोर। दो पर्सनैलिटीज आ गई हैं इधर अपनी, एक आ गया किंग, कौन, किंग का नाम याद रहेगा, विक्टर इमैनुअल टू। ये विक्टर इमैनुअल टू इधर का किंग है। दूसरी बात हमने बात कर ली कैवोर, कैवोर सीएम है, ठीक है। कैवोर जो है वो इस मूवमेंट को लीड करने की कोशिश करेगा। अब की इवेंट्स क्या हुए, देखो 3 ज्योग्राफिकल पार्ट्स में बांटा था, तीनों को एक साथ अब हम लोग एक एक करके ले आएंगे, अपना इटली का यूनिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले नॉर्दर्न इटली, नॉर्दर्न इटली में किसका राज था, अभी मैंने बताया था, नॉर्दर्न इटली में था हैब्सबर्ग्स का राज, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर का राज। तो पहले ये उनको हराएगा। और कैवोर जो है उन, खुद मैंने बताया ना कि ना तो ये रेवोल्यूशनरी है, ना ही कोई ये मिलिट्री वगैरह के अंदर है, लेकिन अब ये बंदा रिच क्लास का मेंबर है, साथ में डिप्लोमेट है। ये दिमाग लगा के फ्रांस वालों को अपने साथ ले आएगा, फ्रांस के साथ मिलके ये ऑस्ट्रिया को हरा देगा और हरा के उनसे नॉर्दर्न इटली जो था उसको अपनी तरफ मिला लेगा। नॉर्दर्न इटली जो है 1859 के अंदर इन्होंने अपने साथ मिला लिया। अब अगली बात अगर करें हम लोग, तो ये तो चीज हमने पहले बात कर ही ली अभी कि, एक सेकेंड, नॉर्दर्न इटली को ये लोग शामिल कर लेंगे। नॉर्दर्न इटली को शामिल करने के बाद में अगली बात आएगी अब साउथ इटली और मिडिल इटली की, सेंट्रल इटली। तो अब पहला नॉर्थ इटली डन, नॉर्थ इटली के बाद में ये क्या करेंगे, अब ये अप्रोच करेंगे, साउथ इटली के अंदर पेजेंट पॉपुलेशन ज़्यादा थी, उधर जीतने के लिए ये अप्रोच करेंगे गुसिपी गैरिबाल्डी को। गुसिपी गैरिबाल्डी लीडर था रेड शर्ट्स का, रेड शर्ट्स उसकी वॉलंटियर आर्मी थी, वॉलंटियर का मतलब जो अपनी मर्जी से उसके साथ आए। तो रेड शर्ट्स का लीडर है, आर्म्ड वॉलंटियर्स थे, इन आर्म्ड वॉलंटियर्स का मतलब आप समझ ही गए होंगे, आर्म्ड का मतलब जो हथियार रखते हैं साथ में। तो रेड शर्ट्स की इसकी अपनी आर्मी लेके ये अब आगे बढ़ेगा और रेड शर्ट्स को लेके ये इनको लीड करते हुए गुस्पी गैरिबाल्डी साउथ इटली को जीतेगा, ठीक है। इन 1860 दे मार्च्ड into the South Italy and the kingdom of Two Sicily, साउथ इटली के साथ ही था ये। with support of local peasants they defeated the Spanish rulers। तो अब इसके साथ साथ अपना साउथ इटली भी आ गया। नॉर्थ इटली किसने जीता, कैवोर ने। कैवोर जो है वो किसकी मदद से, फ्रांस की मदद से नॉर्थ इटली को शामिल कर लिया उसने। अगला उसके बाद साउथ इटली जो था उसमें रेड शर्ट्स की मदद से गुसिपी गैरिबाल्डी जो है वो जीत जाएगा उस एरिया को, साउथ इटली भी जीत लिया। अगली बात आती है कि क्या यूनिफिकेशन कंप्लीट हो गया, यस। फॉर अ मोमेंट इन्होंने अब क्या किया कि 1861 में ये डिक्लेयर कर दिया दैट इटली का एम्परर विक्टर इमैनुअल टू को प्रोक्लेम कर लिया इन्होंने एम्परर। सेंट्रल इटली अभी भी बचा हुआ था, लेकिन सेंट्रल इटली के अंदर मैंने आपको बताया था कि पोप का राज था, पेपल स्टेट्स थे। रिलीजन जहां भी आएगा तो थोड़ा सा वॉर जो है वो डिले हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली वहां पे आप फाइट में डायरेक्ट नहीं जा सकते थे। और दूसरी बात, फ्रांस का सपोर्ट था उनको, फ्रांस का सपोर्ट था, तो इस वजह से सेंट्रल इटली, अब फ्रांस जिसने पहले साथ दिया था इनका, अब फ्रांस जो था वो इनके साथ था, पेपल स्टेट्स के साथ, वो इटली के विरुद्ध खड़ा था। तो इटली जो है शुरू में नहीं जीत पाया, तो शुरू के थोड़ा डिले करेंगे अब ये। 1867 आते आते गैरिबाल्डी जो है वो अब रोम में अटैक करेगा, सेंट्रल इटली के अंदर ही है रोम में अटैक करेगा एंड टू फाइट द पेपल स्टेट्स, जो पहले जिनको फ्रांस सपोर्ट कर रहा था। लेकिन अब बात यह है कि मैंने आपको अभी इससे पिछली क्लास जो थी, अपनी वीडियो क्लास थी, उसके अंदर हमने बात की थी कि प्रशिया के यूनिफिकेशन में 7 साल में 3 लड़ाई लड़ी थी, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, तीसरा कंट्री था फ्रांस। तो फ्रांस इधर से अब चला गया प्रशिया के साथ लड़ाई करने, वहां बिजी हो गया वो। तो फ्रांस इनको छोड़ के जैसे ही गया, पेपल स्टेट्स फाइनली ज्वाइंड द इटली। तो पेपल स्टेट्स में जीत जाएगा गैरिबाल्डी और पेपल स्टेट्स भी इटली को ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से ये हुआ यूनिफिकेशन अपना कंप्लीट। अब देखो बात क्या है, जैसे हमने पिछले टॉपिक में किया था वैसे उसी तरह से इटली के यूनिफिकेशन को भी कंप्लीटली समराइज करने की कोशिश करते हैं। इटली के यूनिफिकेशन में जस्ट अ सेकेंड, इटली की अगर बात करें तो सबसे पहली बात, ओरिजिनली क्या था, मैंने बताया आपको कि 7 स्टेट्स में बटा हुआ था, जिसके अंदर एक स्टेट जो था सार्डिनिया पॉइडमोंट। आप भी रफ में इसी तरह से कोशिश किया करो ताकि याद हो जाए, चीजें रिकॉल हो जाए। उसके लिए सार्डिनिया पॉइडमोंट जो है उस एरिया को पे राज कर रहा था इटली का ट्रेडिशनल प्रिंसली हाउस,
उसके अलावा हमने बात की थी कि इसको 3 ज्योग्राफिकल रीजन्स में बांटा था, नॉर्थ इटली, साउथ इटली और सेंट्रल इटली। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नॉर्थ इटली के अंदर कौन राज कर रहा था, सेंट्रल इटली में कौन कर रहा था, सदर्न इटली में कौन कर रहा था। नॉर्थ इटली के अंदर अगर बात करें तो हैब्सबर्ग एम्पायर ऑफ ऑस्ट्रिया, सेंट्रल इटली के अंदर पेपल स्टेट्स बोलते हैं हम लोग सेंट्रल इटली को, क्योंकि वहां पे पोप का राज था। अब उसके अलावा एक बच गया साउथ इटली। साउथ इटली के अंदर राज चल रहा था किसका, स्पेनिश बर्बन्स का, स्पेनिश बर्बन डायनेस्टी। क्लियर है, इतना सा सिंपल सा काम आप कर सकते हो। अब अगर हम लोग आगे और बात करें, सॉरी, स्पेनिश बर्बन्स का इधर राज चल रहा था। ये इटली की पहले की कंडीशन। अब इटली को यूनाइट करने का फेल्ड अटेम्प्ट, मैंने अभी बताया था कि एक तो लेगा कौन, मजीनी, और दूसरा अटेम्प्ट, फेल्ड अटेम्प्ट जो है वो 1848 के अंदर जो लिबरल रेवोल्यूशंस हुए यूरोप में, उसके अंदर ये लोग फेल हो गए इटली को यूनाइट करने में। आगे की अगर बात करें तो अब एक्चुअल में इनको यूनिफाई करने का काम कौन करेगा, वो काम करेगा विक्टर इमैनुअल II। अब पर्सनैलिटीज आना स्टार्ट होंगे, तो जो इनको लीड करेगा वो है विक्टर इमैनुअल II। विक्टर इमैनुअल II जिम्मेदारी देगा इटली को यूनिफाई करने की, किसे, कैवोर को। अब कैवोर क्या करेगा, कैवोर इस पार्ट को यूनिफाई करने के लिए एक एक करके जाएगा। कैवोर नीदर अ रेवोल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेट, ही वाज अ मेंबर ऑफ रिच क्लास, रिच क्लास का मेंबर है ये, इनको यूनिफाई करने का अब ट्राई करेगा। तो कैवोर इसके लिए क्या करेगा, तीनों पार्ट्स पे, नॉर्थ इटली, सेंट्रल इटली, साउथ इटली, अब इनको यूनिफाई कैसे किया जाएगा उस पर अगर हम लोग बात करें तो कैवोर सबसे पहले तो विद फ्रांस नॉर्थ इटली को जीत जाएगा। फ्रांस की हेल्प से नॉर्थ इटली को इसने जीत लिया। नॉर्थ इटली में ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग का राज चल रहा था, उनको हरा के और नॉर्दर्न इटली जीत लेगा। दूसरी बात, अब आता है सेंट्रल इटली और साउथ इटली की। तो पहले साउथ इटली के अंदर जाएगा कौन, गुसिपी गैरिबाल्डी। गुसिपी गैरिबाल्डी अपनी रेड शर्ट्स की वॉलंटियर आर्मी के साथ मिलके साउथ इटली को जीत लेगा, और उसके बाद में इटली का किंग प्रोक्लेम कर लिया गया, कौन, विक्टर इमैनुअल II। विक्टर इमैनुअल II को इटली का किंग प्रोक्लेम कर लिया गया। अब इसके बाद बेटा अगली बात जो आती है कि सेंट्रल इटली अभी भी बचा हुआ था, तो सेंट्रल इटली को बाद में 1867 के अंदर गैरिबाल्डी अपनी रेड शर्ट वॉलंटियर आर्मी को लेके वहां पे भी चढ़ाई कर, वहां पे भी चला जाएगा, और अल्टीमेटली इसको भी जब बाद में, जब, क्योंकि अब सेंट्रल इटली के अंदर खास बात ये थी कि इनको फ्रांस का सपोर्ट है, लेकिन फ्रांस बाद में प्रशिया के साथ वॉर में बिजी हो जाएगा, तो सेंट्रल इटली को गैरिबाल्डी की सेना वो यहाँ पे जीत लेगी। क्लियर है, इतना सा पार्ट अपना डन हुआ, और इसके साथ में इटली का भी अपना यूनिफिकेशन कंप्लीट होता है। इटली का यूनिफिकेशन भी कंप्लीट, डन। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसके बाद।